हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका भाई शुभम सिंह पुंडीर और आज आप सभी का आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर अच्छे से बहुत ही अच्छी तरीके से कंक्लूड हो चुका है। और मैंने पेपर देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा पेपर था। इस समय इजी था और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ अच्छे आए, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ हैं। हम अभी, जैसा कि मैंने पीछे लिखा है, कि हम करेंगे आईसीएसई मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, फुल मैराथन ऑफ द सॉल्यूशन, कि आप जानेंगे कि आपने कैसा किया है। एंड लेट्स सी कैसा आप सभी का रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम अपना एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। पहला एमसीक्यू वेरी शॉकिंगली इस समय प्रोपोर्शन से आया था। सो आई विल नोट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल आल्सो flash here. I'll be adding all the questions above this title so that you can see them. So पहला क्वेश्चन आप सभी की आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आपके पास है x+3 है आपके पास एक वैल्यू, दूसरी आपके पास वैल्यू है 1, तीसरी वैल्यू है आपके पास 3x-7 और चौथी वैल्यू है आपके पास -5। लिखा है कि दे आर इन प्रोपोर्शन। ये सब प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब एक टैक्स आप ऐसे बोल सकते हो कि x+3/1 इक्वल है, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। 3x-7/5 के बराबर है। इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फटाफट से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। 5 को आप भेजिए, -5 इंटू एक्स तो -5x हो जाएगा, -5 इंटू +3 तो -15 हो जाएगा। 1 तो ये सभी सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 3x को आप यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -5 -3 तो -8x, और 15 को वहाँ भेज दे प्लस हो जाएगा -7 + 15 8 होता है। x की वैल्यू हो जाएगी -8/8। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका ऑप्शन -1 हो जाएगी। इसका ऑप्शन आपका जो सही है वो है A। A is the right option here. We'll be moving to the next question now. So the next question is from our GST से है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बोलता है, the question will flash over here above side the title of the this blackboard, and the question says that the marked price of a refrigerator is 12,000 and GST is 21,600. Find the rate of GST. मतलब कोई चीज़ 12,000 रुपीज़ की है, उस पे 2160 रुपीज़ की किसी कस्टमर ने जीएसटी पे की है। मार्क्ड प्राइस का मतलब है कि प्रिंटेड प्राइस, कोई भी आप सामान लेते हो प्रिंटेड प्राइस पे जीएसटी ऐड हुई रहती है। तो अभी क्या है, जब ये हो गया, इस पर हमें निकालना है कि कितना परसेंट जीएसटी। तो ये जीएसटी इंक्लूसिव है, तो इसे आप निकाल दीजिए कि कितना परसेंट है ये इसका। सिंपली हम इसे करेंगे सॉल्व इंटू 100। 12 × 12 होगा 96, 12 8 96, दैट इज इक्वल्स टू 18% इसमें जीएसटी होगा। विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास स्टैटिस्टिक्स से है। इसमें पूछा है कि आपको कुछ वैल्यूज दी है यहाँ पे सारी, इनमें आपको बताना है मोड कौन सी है। मोड मतलब होता है कि जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो वैल्यू ज्यादा बार अकर कर रही है। तो इसमें हमारा 9 3 बार अकर कर रहा है, तो इसका जो मोड है वो 9 है सिंपली, एंड 9 इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर सिंपली आ गया। अब आपके पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक विच इज पेइंग अ सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। तो हमें रेट यहाँ पे दी है, आपको क्वेश्चन फ्लैश हो गया। यहाँ पे रेट हमें दी है 9%, दोनों के लिए सेम ही रेट रहेगी। क्वेश्चन ये दिया है कि ए डिपॉजिटेड 1500 फॉर 1 ईयर, बी डिपॉजिटेड 1200 फॉर 15 मंथ्स, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय। तो
कितना अमाउंट में फर्क पड़ेगा इसमें देखते हैं। ए डिपॉजिटेड 1500 फॉर 1 ईयर, मतलब ए ने 1500 रुपीज, ए ने क्या किया 1500 डिपॉजिट किए 1 ईयर के लिए, 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स को हम लिख सकते हैं 15 12 होता है 15 इंटू 12 होता है हमारे पास 3 5 10 10 1 300, तो ये इतना होता है 18,000 हमारे यहाँ पे ए का जो कुल मिलाकर इन्वेस्ट किया है। बी का में दिया है कि 1200 फॉर 15 मंथ्स, बी का में दिया है, ये बी जमा कर रहा है 1200 15 मंथ्स के लिए, तो सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे 12 66 के लिए 12 बन 12 6 18। तो इसमें दोनों के पास जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल भी सेम है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर सेम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी आर सेम विद 18,000 ईच। तो इसका ये आंसर है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हम पे ये बोलता है कि अगर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose y-intercept is 6 and is parallel to x-axis। इसमें हिंट दिया है कि y-intercept की c की वैल्यू हमें 6 दी है, जो y-intercept होता है, और हमको दी है कि दैट लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे पास ये ऐसा ग्राफ होता है, यहाँ पे x एक्सिस है, वो लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल इसका मतलब x एक्सिस पे कोई इक्वेशन होती है तो उसमें स्लोप 0 होता है। अब वो दोनों पैरेलल है तो हमें पता है m1 और m2 बराबर होगा, तो स्लोप बराबर होता है अगर कोई लाइन पैरेलल होती है। तो इसका इस केस में भी स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। तो हम पे जो जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली, इसमें हम रख देंगे सारी वैल्यू। हमें इक्वेशन के फ्रंट में चाहिए तो y हो जाएगा, m की वैल्यू 0 थी, x तो x था, और c हम पे हो जाएगा 6, y जाएगा x इंटू 0 0 जाएगा प्लस 6, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6, और तो इसका आंसर है ए वाला ऑप्शन हमारा बोलता है y इज इक्वल टू 6। तो ये 5 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। हेलो, माइक टेस्टिंग। तो आपके पास यहाँ पे एक 6 क्वेश्चन आता है। अगला 6 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ये हमारा क्वेश्चन शेयर्स एंड डिविडेंड से, इसमें लिखा है कि आशा buys 20 rupees shares of a company which pays 9% dividend at such a price that she gets a return of 12% on her investment. At what price did she buy each share? तो उसने कितने प्राइस पे शेयर खरीदा था, हमसे ये पूछा है। तो इसमें क्या दिया है कि आशा buys 20 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी, 20 रुपीज यानी कि नॉमिनल वैल्यू हमको इसमें दी है 20 रुपीज की, रुपीज 20 की नॉमिनल वैल्यू दी है। इसके बाद हमें दिया है कि विच पेस 9% डिविडेंड, तो डिविडेंड का रेट हम पे 9% दिया है, इतना हम पे चीजें दी है। इसके बाद हमें क्या दिया है कि दैट शी गेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे रिटर्न मिला है 12% का, यानी कि उसने जितना इन्वेस्ट किया था उस पर उससे जितना डिविडेंड मिला वो 12% मिला है। तो हम इसमें डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शेयर्स एंड डिविडेंड की वीडियो में, रेट अपॉन 100 यानी कि 9/100 कर लेते हैं इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एक ही शेयर की बात हो रही है यहाँ पे, इंटू नॉमिनल वैल्यू, 20 रुपए नॉमिनल वैल्यू होती है एक शेयर की, इससे कट जाएगा यहाँ पे 10, 9 टू 18, 18/10, तो इसे मैं इक्वल कर तो 1/5, तो 9/5 डिविडेंड हो जाएगा यहाँ पे 9/5। 9/5 को हम लिख सकते हैं 1.8 रुपीज का डिविडेंड हो जाएगा। अब 1.8 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास इसमें इनकम हो रही है, हमारी प्रॉफिट इतना हो रहा है हम पे। अब इसी को हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे निकालना है, हमें दिया है कि 12% दिया है, हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए जितने में आपने शेयर खरीदा था उसी पे आपका लगेगा, क्योंकि
ये तो नॉमिनल वैल्यू थी, आपने जिस जिस प्राइस पे शेयर खरीदा वो मार्केट वैल्यू होती है, उसी को आपको निकालना है। वो कैसे निकालोगे, क्योंकि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपका रिटर्न लगेगा कि आपका कितना % रिटर्न आया, वो उस पर लगेगा, कि जिस पे आपने शेयर खरीदा था, ना कि शेयर जिस पे था। तो रख दीजिए 12/100 इसका रिटर्न % आया है, इनटू कितना वो हमें निकालना है, x इज इक्वल टू कितना आया है 1.8, मतलब वो डिविडेंड के बराबर होगा जितना आपका रिटर्न % आया है। तो मैं से करता हूँ 100% कर लीजिए, तो 12x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 100 हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180/12, 180/12 से कर लेते हैं सॉल्व, 12 विल बी कट फ्रॉम दिस, 12 1 जा 12 होता है, 12 5 सा, x की वैल्यू हो जाएगी 15 रुपीज। तो उसने 15 रुपए में शेयर खरीदा था एट डिस्काउंट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन बी है। तो ये वाला ऐसे हो गया है, आपको भी इसे बस ऐसे ही करना है, इसका ये आंसर है। जिस तो आपके पास अब अगला क्वेश्चन दिया है, 7th क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर S1 एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर S2 एज शोन इन द गिवन फिगर आर इक्वल। मतलब उनका टोटल सरफेस एरिया इक्वल है, द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का रेशियो कितना होगा, देखिए आपके पास एक स्फीयर दिया है S1 और आपके पास दूसरा एक हेमिस्फीयर दिया है S2। S1 S2 दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि जो इनका टोटल सरफेस एरिया है TSA, इनका टोटल सरफेस एरिया है वो सेम है, मतलब टोटल सरफेस एरिया इनका सेम है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका होता है 4πr², इसका 4πr² होता है, और इस वाले का कितना होता है, देखो इतने का तो हमने निकाल दिया 4πr² होता है, फिर ये एक इसका भी होगा सरफेस एरिया अंदर का। तो इसका हो जाएगा आपका, पहले तो आपका हो जाएगा 4πr² का हाफ यानी कि 4/2 प्लस आपका ये इसका हो जाएगा, तो ये एक सर्कल है तो πr² अलग से ऐड होगा इसमें। तो आप क्या कर लीजिए, ये तो कट जाएगा इससे 2πr² प्लस πr², तो इसका हो जाएगा 3πr²। तो ये इसका सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया, बोला है कि ये दोनों सेम है। तो रेडियस में आपसे पूछा है कि इसका रेडियस का रेशियो कितना होगा, वही मैं निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम इसे, हम कर लेते हैं इससे 4πr² इज इक्वल्स टू 3πr², दोनों सेम है, ये कट जाएगा इससे, और r² दोनों में इसका r1 है, r2² है, तो लिख देता हूँ r1² ओवर r2² कितना हो जाएगा, r1 के साथ 4 मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा, r2 के साथ 3 मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा। तो r1/r2 की वैल्यू हो जाएगी √√3 ओवर √4 हो जाएगा, √3 वही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा √3/2। तो इसका आंसर है √3/2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ही सही है। रेशियो किसका पूछा है, r/r है, इसका बड़ा r था, इसका छोटा r था, तो मैंने उससे r1 और r2 के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, इसका भी आंसर आपका सी है इसका। बराबर से अब 8th वाला एमसीक्यू देखते हैं। 8th एमसीक्यू में आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम में से बोल रहे आपके पास एक सर्कल है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है, इस पैटर्न में है, ऐसा है, और यहाँ से ये एक स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट है, यहाँ से इसी पॉइंट जोड़ रहा है, और अंततः ये पॉइंट जोड़ रहा है, बीच में एक सेंटर ओ है, और दोनों पॉइंट से यहाँ पे ये आ रहा है ऐसा।
आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस एंगल आपके पास 65 डिग्रीज है, मैं अभी मेंशन नहीं करा, इतना काफी है। ये 65 आपको दिया है, आपसे पूछा है कि, और ये वाला पूरा आपको x दिया, आपसे पूछा x क्या है। अब देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल के, मतलब जो उसका करस्पॉन्डिंग सामने एंगल है उसके बराबर होता है। तो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी एज सेम एज दी करस्पॉन्डिंग एंगल विच इज इनसाइड दी क्वाड्रिलेटरल। तो इसका 65 है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर दो पॉइंट है, मान लीजिए मैं ऐसे इसमें इमेजिनरी लाइन खींच दूं, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट आपको दिया है, ये ए दिया है, ये सी दिया है, ये बी दिया है। मान लीजिए ए और सी अब कॉमन बेस हो गया, इससे अगर कोई एज में बन रहा है और सेंटर में बन रहा है तो उनके बीच में ट्वाइस का रेशियो होता है। तो ये 65 है, सेंटर में ट्वाइस बनता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसमें लिखा है कि ये 9th क्वेश्चन है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। तो आपका इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d कितना है विद साइन, b की वैल्यू विद साइन माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ a हमारे पास 3 है और c हमारे पास माइनस 3 है, तो यहाँ पे आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी कितनी है, सही वैल्यू रखी है मैंने 4 3 माइनस 3, बिल्कुल ऐसे ही दिए क्वेश्चन में। माइनस 6 का स्क्वायर 36 ही होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72। तो 72 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर सही आएगा, वो आएगा रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट। क्योंकि देखो रेशनल वो होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट मान लीजिए अगर आपके पास डी की वैल्यू 64 25 81 मतलब जिसका कोई स्क्वायर हो सकता है वो आती वैल्यू, तो तब इसे हम बोलेंगे रूट्स उसके हमारे रेशनल होते हैं। लेकिन ये इरेशनल है क्योंकि ये इसका एक पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन है सी ऑप्शन, रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स। इसके बाद एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी से क्या क्वेश्चन है, ये ऐसा बोल रहा है कि असर्शन दिया है हमारे पास कि इफ अ डाइस रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1/6। तो अगर हमने कोई पासा फेंका, डाई फेंका, तो हम पे जो कोई नंबर जिसकी वैल्यू 6 से बड़ी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी कि 6 से जो हमारा नंबर 6 से बड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो क्या डाइस में तो 1 2 3 4 5 और 6 ही होता है, 6 से बड़ा नंबर नहीं। तो असर्शन हमारा बिल्कुल गलत है। असर्शन गलत है तो हम पे रीजन बोलता है कि देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 6। तो रीजन बिल्कुल सही है क्योंकि रीजन ने हमने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, रीजन हमारा सही है लेकिन असर्शन रॉन्ग है। तो जो इसका आंसर है बी ऑप्शन है इसका, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 10 एमसीक्यू हो चुके हैं, 5 एमसीक्यू भी हमारे बचे हुए हैं। तो सिमिलैरिटी क्या बोले कि एक अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स है, आपके पास दो ट्राइंगल्स थे ऐसे जिनके बीच एरिया का रेशियो मतलब मान लीजिए इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 9 और 64 है, इसके रेशियो में बस मान लीजिए आप ऐसा दिया है, और इसमें दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एटीट्यूड। मतलब अगर हम इसमें कोई भी एटीट्यूड खींचे तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा, इसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। मान लीजिए इसका 9 था, हमें पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया और उसका, कि अगर जो साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर एरिया होता है। तो मान लीजिए 9 है तो इसकी जो ये नीचे वाली साइड है वो 3 होगी, इसका रूट, ये 64 इसका रूट, तो इसकी नीचे वाली साइड 8 होगी। हम पे आ चुकी है। अब हमसे पूछा है कि जो इसका ये एटीट्यूड है इसका हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है, हम पे फॉर्मूला होता है इसका कि किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें जो एरिया है वो है 9 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट हमें निकालनी h,
9 टू 18, 18 इज इक्वल टू 3h, h की वैल्यू हो जाएगी 6, 18/3 6 है, यहाँ भी निकाल देते हैं। यहाँ पे 64 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 8 है, इंटू हाइट हो जाएगी 2 आ जाएगा, 128 हम पे यहाँ आ जाएगा 128 इज इक्वल टू 8 इंटू एच, तो एच की वैल्यू आप मिल जाएगी 16, 128/8 होता है 16, तो यहाँ पे हम पे रेशो आ जाएगा 6/16 का, 16 से क्या जाएगा 3/8, इसका रेशो वही जाएगा 3:8। जैसा हमारा साइड का आया था वैसे भी इसका रेशो 3:8 ही आएगा, इसका ऑप्शन हमारा ए है। तो आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी इसका आ जाता, पर ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो अगले क्वेश्चन पे जो 12th वाला वो हमारे पास ये क्वेश्चन है हम पे फैक्टराइजेशन से है। इसमें क्या है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें तो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके साथ हमें क्या ऐड करना चाहिए कि जो सो द रिजल्ट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2, यानी कि इसमें x प्लस 2 से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका x प्लस 2 इसका फैक्टर बन जाए। तो हमें इसे इजीली हमें इसे रिमाइंडर थ्योरम से करना है। हम x प्लस 2 हमारा फैक्टर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, वहां जाके 0 रख देंगे, -2 हो जाएगी। यहाँ पे इसे रखिए और जितना रिमाइंडर आएगा इसका मतलब उतना हमें ऐड करना होगा। तो कर लीजिए -2 करेंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 टाइम ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2। -2 का क्यूब होता है -8 होगा, कि माइनस है 3 पावर, तो ये होता है प्लस 7 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये ऑड है, मतलब इवन है तो 4 होगा इसका, प्लस 3 टू ज़ -6 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ये -8 में तो -8 हो जाएगा, प्लस 7 4 28 -6 प्लस 2 -8 -6 -14 हो जाएगा, प्लस 28 प्लस 20 प्लस 2 हो जाएगा 30 प्लस 30 हो जाएगा 14 प्लस 30 यानी 30 -14 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। आपको ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपका ये इक्वेशन डिविजिबल होगी, तो सी इसका आंसर है 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन हम पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया है कि इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ए पे, आपके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ऐसा है y एक्सिस और ऐसा है x एक्सिस। आपके पास यहाँ पे ए और बी से एक ट्रायंगल दिया है, इसमें क्या क्या पॉइंट दिया आपको, ए बी दिया है, ये है बी है, ये आपको सी दिया है, सी इसका मिड पॉइंट है, और आपको दिया है यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 0,2y, ए की वैल्यू यहाँ पे दी है आपको 0,2y, और बी की वैल्यू दी है आपको 2x,0 दी है आपको बी की वैल्यू, और यहाँ पे आपको एक ओ पॉइंट ओरिजिन दिया है, यहाँ पे आपका ओ पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने आपको बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 है। इसके बाद क्या है कि the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB is, मतलब जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा उसका हमारे पास वो क्या है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे। इक्वी डिस्टेंस के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ट्राइंगल का रूल लगता है, बीच में होगा इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बीच पे, यानी कि सेंट्रॉइड पूछा है आपका यहाँ पे, तो कर लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y2/3 y3 बाय 3 से ऐड करें, 3 पॉइंट है, कर लीजिए 0 0 2x, 0 प्लस 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा
1 पॉइंट हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3। सेम y के साथ भी ऐसा ही ऐड होगा। y में क्या है 2y 0 0 2y/3 हो जाएगा इसका 2y/3। वो पॉइंट जो बीच तक इक्विडिस्टेंस तो बीच में होगा, यहाँ से बराबर यहाँ से बराबर यहाँ से बराबर। तो इस पॉइंट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जाएंगे 2x/3 2y/3। दैट्स इट। और इसका ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। वैसे हमने यहाँ पे 13 क्वेश्चन कर लिया, 2 MCQs और है, फिर हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे अभी। हमारे पास यहाँ पे 14 क्वेश्चन मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स में दिया हम पे ए की वैल्यू दी हम पे 2 3 1 2 2 3 1 2 दी, और बी हम पे दिया है 2 -4, बी हम पे दिया है 2 और -4। हमसे पूछा है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका हमारे पास ऑर्डर कितना होगा। तो चलिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है तो नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई। बाकी में इसका एक रूल भी मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि इसका जो है वो 2 × 2 है ऑर्डर। इसका हमारा ऑर्डर कितना है, रो इंटू कॉलम होता है, रो कितनी है 1 × 2। तो ये बीच का नंबर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बनता है। बीच का नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन है डी, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद हमारे पास 15 नंबर में एक और असर्शन है, ये हमारे पास जीपी से है। ज्योमेट्री क्वेश्चंस में होता है, बोलते हैं कि द नाइन्थ टर्म ऑफ अ जीपी 6 - 12 24 - 48 इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब एक पॉजिटिव नंबर है वो। 6, -12, -24, -48 ऐसे से जा रहा है, इंटू 2 में जा रहा है। जीपी है एक प्रॉपर। द वैल्यू ऑफ -2⁸ इज ऑलवेज पॉजिटिव। -2⁸ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि देखिए ये जैसे मैं आपको बताया, अगर ये पावर इवन में होगी तो हमेशा पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। तो इसमें रीजन तो सही है। क्या असर्शन नाइन्थ टर्म कोई पॉजिटिव टर्म आएगी? देखिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, नाइन्थ है, देखो मतलब नाइन्थ एक टाइप से ऑड टर्म है। ऑड टर्म तो पॉजिटिव नहीं होगी, तो ये गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसका आंसर भी पिछली बार की तरह हो गया कि ऑप्शन बी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो हमारे सारे एमसीक्यू सॉल्व चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। फिर इसका पेपर है, उसके लिए पढ़िए सेक्शन ए के रिमेनिंग क्वेश्चंस के, और सेक्शन बी के भी सॉल्यूशन आएगा, उसके लिए आप इंतजार